देख रहे हो ना, देखते रहिएगा ना, ठीक है। अच्छा ये कैसा है टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब आएगा एकदम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% चांस है आने का। और ये कै नंबर का आता है, 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। हाँ 6 नंबर में तो नहीं, 5 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। ट्रांसफार्मर, ठीक है भाई। तो आप लोग ट्रांसफार्मर देखे हैं, जो आ रहा है आपके घर पे लाइट, है ना, वो भी ट्रांसफार्मर से होकर आ रहा है। और कुछ अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि रेडियो ऑडियो टीवी उवी हो गया, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है। वो शायद नहीं देखे होंगे, अंदर जो रहता है वो वाला नहीं देखे होंगे। सामने इधर देख रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर 2 तरीके के होते हैं। किस तरीके के? 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, है ना। तो पहला जो है ट्रांसफार्मर, उसे हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, ठीक। ऊंचाई, स्टेप अप, और इसे क्या कहते हैं? अपचाई, ठीक। स्टेप डाउन, स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेबलाइजर का नाम सुने हैं? स्टेबलाइजर क्या करता है? वोल्टेज कम घर पे आता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है अक्सर, और कम रहता है तो उसे बढ़ा करके एक स्टेबलाइज कर देता है ना, नियत कर देता है, ना तो बढ़ने देता है ना तो घटने देता है, ठीक है। ये स्टेबलाइजर का काम है, समझ में आ रहा है ना। तो वो उसमें ट्रांसफार्मर जो लगे रहते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेप अप होते हैं, ऊंचाई होते हैं। वो क्या करते हैं? निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल देते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। इसके बाद जो है स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन हो गया। अच्छा स्टेप डाउन वाला क्या करेगा? उसका उल्टा, है ना। उच्च वोल्टता को क्या करेगा? निम्न वोल्टता में बदलेगा, ठीक है। जो आपके नुक्कड़ पे लगा हुआ है ये स्टेप डाउन है। ये 11,000 वोल्ट जब आता है तो ये क्या करता है? ये 220 वोल्ट में बदल देता है। हमारे घर पे 220 वोल्ट आ रही है सप्लाई ना, तो ये 220 वोल्ट में बदल दे रहा है। कौन? जो लगा हुआ है नुक्कड़ों पे, चौराहे पे, चौमुहाने पे, जो भी लगे हुए हैं, ठीक है। बड़े बड़े खंभे जो आते हैं उसमें लाख लाख वोल्टेज आ रहे हैं। वो जब पावर हाउस में जाते हैं तो पावर हाउस में वो 11,000 वोल्ट, ठीक है, और उससे ऊंचे वोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जितना आता है उससे ये क्या कर देगा? स्टेप डाउन वाला कम कर देगा ना। जितने भी ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं सब के सब ट्रांसफार्मर कौन से हैं? स्टेप डाउन है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा? यह निम्न वोल्टता को क्या करता है? उच्च वोल्टता में बदलता है, ठीक। और स्टेप अपचाई, स्टेप डाउन क्या करता है? यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है, ठीक है भाई। ये 2 प्रकार ट्रांसफार्मर हो गए। अब हम लोग क्या कहते हैं, टेक्निकली कैसे समझेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ठीक है। तो ये तो इसका डेफिनेशन पढ़ लिए कि डिफाइन इस तरीके से, मतलब इसे समझेंगे इस तरीके से, लेकिन इसे थोड़ा सा फिजिक्स के हिसाब से किस तरीके से समझेंगे ना, क्या कह रहा है फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर होता कैसा है उसकी संरचना थोड़ी सी पढ़ लेते हैं ना। संरचना देखिए, संरचना यहीं पे बनाए क्या? यही बनाते हैं ना संरचना। इसकी संरचना क्या है वो देख लीजिए। होता क्या है, 2 ठो क्वाइल लेते हैं हम लोग ना। आप लोग पढ़े हैं अन्योन प्रेरण, पढ़े हैं ना। ये क्वाइल बस सीधे था, अन्योन प्रेरण में क्या था? ऐसे सीधे था, एक तो इधर इधर था ना।
बस इसी कॉइल को थोड़ा सा इसे घुमा करके ले लीजिए, एडजस्ट करके ना, तो आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे ट्रांसफार्मर कैसा है, समझ में आ रहा है। तो ये देखिए ये कॉइल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे लोहे का क्रोड रख लीजिए, नर्व लोहे का क्रोड होता है। फिर उसके बाद क्या कर लेना है, इधर 1 2 3 फेरा दिख रहा है, इधर आपकी जो मर्जी जैसा आपको बनाना है, 3 फेरा वाला बना है, उसका 5 फेरा ले लो, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फेरा हो गया। और इधर अगर में ध्यान देखना, अच्छा इधर इस वाले को कहते हैं प्राथमिक, ठीक है, S1 हो गया, S2 हो गया। इधर हम लोग AC इनपुट करते हैं, कौन सा इनपुट करते हैं, AC प्रत्यावर्ती धारा को निवेशित करते हैं, ठीक है, ये निवेशी है इनपुट। कौन सा इनपुट है, ये सिंबल किसका है भाई, AC का है ना, AC इनपुट, AC आ रहा है अंदर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, लोहे का क्रोड है, लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रबलित हो जाए, याद है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली तरीके से चुंबकित होते हैं, है ना, उनका व्यवहार कैसा होता है कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्या हो जाते हैं, और शक्तिशाली तरीके से चुंबकित हो जाते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसकी तीव्रता को ये लौह चुंबकीय क्षेत्र, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इस साइड में इसका निवेशी इनपुट हो गया, ये जो लगा हुआ है S1 S2, और इस कुंडली का नाम क्या है, इस कॉइल का नाम क्या है, इसे कहते हैं प्राथमिक, क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली, ठीक, प्राइमरी कॉइल जिसे कहा जाता है ना, अंग्रेजी में भी याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, चलिए P लिख देते हैं तो समझिए प्राइमरी कॉइल ना, P और C लिखते हैं ना, PC, ये प्राइमरी कॉइल हो गया। फिर उसके बाद इस साइड में हमको लेना है 1 2 3 4 5, चलो 5 का ले लीजिए। इधर भी आउटपुट है, इधर क्या फेरा था, 1 2 3 4 5 फेरा था, बराबर ले लीजिएगा यार, चलिए 3 फेरा ले लीजिए ना, और कम कर लीजिए, ठीक है, इधर 3 हो गया, इधर 5 है, 5 से 3 हो रहा है ना, इस साइड इसे क्या, कौन सा कॉइल कहते हैं, द्वितीयक कुंडली है ये, ठीक, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है भाई, ये हो गया। तो इधर भी ले लीजिए, S1 हो गया, S2 हो गया, ठीक है, इधर भी AC आउट, ये से बोलेंगे आउटपुट, निर्गत, आउटपुट AC, निर्गत AC बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत, इतना में देखिए, इधर फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है, और इधर कम है, तो जब ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, समझ में आ रहा ना, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा से कम फेरों की तरफ जाएगा। अच्छा, इसकी मोटाई तार की सेम होनी चाहिए ना, अलग अलग ना रहे, तो उसमें भी बड़ा झोल झाल हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर मेन तरीके से सिंपलिसिटी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बहुत चीजें हैं। ज्यादा फेरे से कम फेरे की ओर अगर जा रहा है, तब समझ जाइए ये स्टेप डाउन है ना, सीधी बात है, कम फेरा है, ठीक है, तो कम फ्लक्स बनेगा और ये कम EMF जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है, जनरल सी बात बताते हैं, E = होता है NdΦ/dt, जो माइनस रहता है, जो E है ये N पर भी डिपेंड करता है कि नहीं करता है। जितना ज्यादा फेरे उतना ज्यादा EMF, इसके सिरों के बीच उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, समझ आ रही बात। जितना अधिक फेरे होंगे, किसमें, द्वितीयक में, समझ आ रहा है ना, इस द्वितीयक में जितने अधिक फेरे होंगे उतना ज्यादा EMF मतलब कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, समझ में आ रही बात, यहां से होता है। तो इसमें अगर कम, इधर की तुलना में इधर जो है कम फेरे आ रहे हैं, तो समझ जाना ये वोल्टेज को कम करेगा। वोल्टेज कम करने वाला कौन होता है, अपचाई, स्टेप डाउन है ये ना। अगर इधर ज्यादा फेरा ले लिए तो ये वोल्टेज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, समझा ना। इधर 5 है तो इधर 10 ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेप अप बन जाएगा। तो बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए। तो स्टेप डाउन हम बना दिए, स्टेप अप अपने से बना लेंगे। इधर 5 फेरा है ना, ठीक है, तो इधर क्या फेरा कर लीजिएगा, 10 फेरा, 8 फेरा, 9 फेरा, कुछ कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है।
तो वो हो जाएगा स्टेप अप। कोई दिक्कत बताइए? बन जाएगा ना? मिटा दे इसको? अरे बाप रे बाप, क्या दे सही में? चलिए जान दो, इतना जगह है, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। हाँ बताइए क्या हुआ? हाँ क्या बोल रही है? चलिए कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कितना ईएमएफ आप लगा रहे हैं और यहाँ पर कितना ईएमएफ प्रेरित हो रहा है, ठीक है, वो निकाला जाए। तो प्राथमिक कुंडली में ना, प्राथमिक कुंडली में भैया उधर नहीं दिख रहा है। अच्छा चमक रहा है। चमक रहा है इसमें, आप लोग भी नहीं दिख रहा है? आप लोग दिख रहा है? चलिए ठीक, यहाँ पे ना, यहाँ पे ठीक है, देखिए चलिए ठीक। प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, ठीक है भाई, EP इक्वल टू हो जाएगा NP d फाई अपान dt। इक्वेशन 1 ले लीजिए, समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद द्वितीयक कुंडली में ले लीजिए। द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल, यस मतलब सेकेंडरी कॉइल में है ना, क्या हो जाएगा? माइनस NS d फाई अपान dt। इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। ये मान कर चला जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी फ्लक्स की हानि नहीं हो रही है। हमारा ट्रांसफार्मर क्या है? आइडियल है। ऐसा होता नहीं है कि जितना इधर फ्लक्स चेंज होगा उतना फ्लक्स सेकेंडरी में मिलेगा, नहीं होता है कभी, ठीक है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जितना फ्लक्स इधर चेंज हो रहा है उतना ही फ्लक्स इधर भी चेंज हो रहा है, कोई फ्लक्स की हानि नहीं हो रही है, ठीक है ना, या कोई ऊर्जा क्षय नहीं हो रही है, ऊर्जा क्षय होती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सेकेंड हो गया। एक में दूसरे भाग कर लीजिए, ठीक, एक में दूसरे क्या कर लीजिए? हाँ, 1 भागे 2 से। चलिए ठीक, 1 भागे क्या हो रहा है? 2 से। आप लोग को दिख रहा है? ठीक है, इतना कोई समस्या नहीं है। EP अपन अभी तो ट्रायल टाइप पे चल रहा है, जो हो रहा है सो अपलोड कर दे रहे हैं, है ना। होने दो, उतना मैनेज कर लोगे तुम्हें लोग, कभी देखोगे तब मैनेज कर नहीं दिख रहा था मैं, ठीक। अरे हाँ, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी वाला ही है ना, प्राइमरी अपान सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या हुआ? माइनस NP अपान d फाई अपान dt अपान माइनस NS d फाई अपान dt। इधर तो दिख रहा है ना, उस साइड में थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लग रहा है हमको नहीं दिखेगा। ये कट हो गया, बचा क्या? देखिए हो गया EP अपान ES इक्वल टू NP अपान NS, ठीक। मतलब कि जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहे हैं प्राथमिक में और द्वितीयक में, वो किसके अनुक्रमानुपाती हैं? वो किस अनुपात में है? वो दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्याओं के अनुपात में है ना। अगर फेरों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, जिस अनुपात में फेरों की संख्या आप बढ़ाएंगे उसी अनुपात में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है प्राथमिक में और द्वितीयक में वो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? उसी अनुपात में बढ़ेगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये आप लोग भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये कब का केस है? जब ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं हो रहा है तब। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर लिखा है, लिख देते हैं, यह माना गया है कि कुंडलियों में कोई ऊर्जा या फ्लक्स की हानि
नहीं हो रही है। ठीक है, न तो ऊर्जा की हानि हो रही है न तो फ्लक्स की, दोनों में से किसी की हानि नहीं हो रही है। बात हमारी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ठीक है, छापना शुरू करिए। चलिए अच्छा चालू करिए। अरे उतारिए उतारिए, करो। देखिए ध्यान से देखिएगा, परिणमन अनुपात, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक, इसे आर कहते हैं। ये परिणमन अनुपात क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक तरफ से ट्रांसफार्म हो रही है एनर्जी, दूसरे तरफ ना, एक कॉइल से दूसरी तरफ एनर्जी ट्रांसफार्म हो रही है। तो ये जो अनुपात है ये क्या है? बात समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी का और प्राइमरी का जो अनुपात है वही है परिणमन अनुपात ना। तो ये किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यदि परिपथ में बताए थे कोई ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? कोई ऊर्जा किसी भी रूप में ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, तो फ्लक्स की हानि हो रही है ना तो ऊर्जा की हानि हो रही है। तो इस दौरान क्या होगा, जितना हम वोल्टेज लगाएंगे प्राइमरी में, समझ में आ रहा है, जैसे कि 220 वोल्ट लगाए प्राथमिक में, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कितना होगा, 220 वोल्ट ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है मतलब उसका प्रतिरोध शून्य है, नगण्य मान लो है, तो जब जितना वोल्ट लगाओगे उतना प्रेरित होगा। याद है ना, अगर 10 एम्पियर धारा लगाएंगे, ठीक है, लगा रहे तो प्रेरित धारा भी 10 एम्पियर विपरीत दिशा में होगी। समझ आ रहा है? लेकिन होगी बराबर कब ये होता है, जब कोई ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है तब ना। तो यही माना गया है, आइडियल केस है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक, अकॉर्ड इन ट्रांसफार्मर, ठीक है, इन एनी वे, किसी भी तरीके से नहीं हो रही है। बात समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे उस समय, यदि प्राथमिक की बात कर लीजिए, यदि प्राथमिक कुंडली में कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता, ठीक है, होता है, यदि, ये भी लिख लीजिएगा, यदि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है, तो तब क्या होगा भाई, ईपी इक्वल टू वीपी, लगाया गया आरोपित प्रत्यावर्ती जो धारा है उस पर प्राथमिक में, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के ठीक बराबर हो जाएगी। ठीक, वीपी क्या है, आरोपित एसी वोल्टेज, ठीक है, और ये क्या है भाई, जो जान ही रहे हो सब लोग, प्रेरित एसी वोल्टेज, ये प्रेरित हुआ है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, द्वितीयक का सिरा खुला हुआ हो, द्वितीयक जो कुंडली बनी हुई है, इसका सेकेंडरी का ये जो S1 S2 है हमारा, ये क्या है, ओपन हो, मतलब कहीं लगा हो ना, समझ में आ रहा है, मतलब कहीं ये धारा ना भेज रहा हो, तो कोई बल्ब कोई अप्लायंसेस उपकरण आप नहीं जोड़े हुए हैं इन दोनों सिरों पर ना। तो यहां भी जो विद्युत वाहक बल होगा यहां पर, वो प्रेरित जो होगा ES होगा सेकेंडरी में, और ES किसके बराबर हो जाएगा, VS के, ठीक है भाई, ओपन खुला हुआ है। तो यहां पे यहां पर भी लिख लीजिए ES इक्वल टू VS, इसे इक्वेशन 1 करिए, इसे इक्वेशन 2 कर लीजिए, फिर डिवाइड कर लीजिए दोनों को, क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, उधर 1 वो 2 बन चुका है तो इधर 3 4 बना लीजिए, ठीक है, 3/4 से, तो 3 का 4 में जब डिवाइड मारेंगे तो हो जाएगा EP अपान ES इक्वल टू VP अपान VS। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है
समझ में आ रहा है? इसी को परिणमन अनुपात कहते हैं। कौन अनुपात कहते हैं? परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी अपान सेकेंडरी है ना, नहीं सेकेंडरी अपान प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी अपान सेकेंडरी नहीं लिया गया, सेकेंडरी अपान प्राइमरी। इसे उलट लीजिए, ये हो जाएगा ई एस अपान ई पी इक्वल टू वी एस अपान वी पी। हाँ ठीक है, ठीक है, द्वितीयक अपान प्राथमिक है ना। इस अनुपात को हम परिणमन अनुपात कहते हैं। इसे आर नाम दिया गया है। कौन अनुपात है? परिणमन अनुपात। ठीक, इसका नाम क्या है? आर है। और आपको पता है ई एस और ईपी की वैल्यू उधर निकाले हैं ना, पीछे निकाले थे ना। ई एस अपान ईपी क्या था? देखिए ध्यान से, ई एस इक्वल टू था एन एस डी फाइव अपान डी टी माइनस में, और ईपी इक्वल टू क्या था? एन पी डी फाइव अपान डी टी। इससे ही कट गया, माइनस माइनस कटा, तो ई एस अपान ईपी इक्वल टू एन एस अपान एन पी, ये आया था ना। तो ई एस अपान कहाँ गया? ई एस अपान ईपी की जगह पे एन एस अपान एन पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख लीजिए। तो हमें क्या मिलेगा? तब आर इक्वल टू मिल जाएगा ई एस अपान ई पी इक्वल टू वी एस अपान वी पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है ना? क्योंकि ये माना गया है कि जो शक्ति क्षय हो रही है, अब वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज की तो बात कर लिए, प्रेरित धारा की बात कर लेते हैं। छोटी सी पार्ट, मतलब छोटा सा पार्ट है। तो प्रेरित धारा के बारे में अगर ऐसा कुछ हम कहना चाहें कि जो प्राथमिक में प्रेरित धारा है वो और द्वितीयक में प्रेरित धारा है वो, उनका अनुपात क्या होता है, या द्वितीयक में प्रेरित धारा आई एस का और प्राथमिक में प्रेरित धारा आई पी का जो अनुपात है वो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना? उसको अगर हम निकालना चाहें तो उसको निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो हम ओवरऑल ये मान लिए कि देयर इज नो एनर्जी लॉस, है ना, कोई शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। तो प्राथमिक में आरोपित शक्ति बराबर द्वितीयक में शक्ति होगा कि नहीं होगा? प्राथमिक की पावर बराबर द्वितीयक की पावर, सेकेंडरी की पावर। तो ये लिखिएगा, प्राथमिक की शक्ति बराबर द्वितीयक की शक्ति। ठीक है, तो प्राथमिक में शक्ति P प्राथमिक, ठीक है, जो भी लिखिए। तो आप लोग पता होगा पावर इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है कि नहीं होता है? P इक्वल टू वी आई होता है। तो P प्राथमिक इक्वल टू पी एस, P इक्वल टू क्या होता है? वी आई, वी पी आई पी होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? फिर वी आई लिखेंगे, लेकिन यस है तो यस यस लगा लीजिए। ठीक है भाई, अब हमें अनुपात पता है ना, ये तो आज तिरछे गुणा करके काम करते हैं। तो आई पी अपान आई एस कर लीजिए, इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी एस अपान वी पी होगा कि नहीं होगा? अब वी एस अपान वी पी की वैल्यू क्या है? आर के बराबर है कि नहीं? देख लीजिए, तो इसी के बराबर चूंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा वी एस अपान वी पी इक्वल टू आर है। आर इक्वल टू एन एस अपान एन पी भी है, सब चीजें हैं ऊपर, जो भी लिखना चाहे लिख लीजिए। छोटे में भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा पॉइंट बचा हुआ था, ध्यान सुनिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? दक्षता बोलते हैं। ठीक है भाई, ट्रांसफार्मर की दक्षता याद रखिए हमेशा। कभी भी किसी भी चीज की दक्षता निकालिए, खाली ट्रांसफार्मर की नहीं, किसी भी चीज की दक्षता निकालनी है तो आउटपुट बटा में इनपुट होता है। ठीक है, जो वो बाहर निकाल रहा है उतना बटा में जो अंदर जा रहा है उसके। ठीक है, तो आउटपुट तो बाहर की शक्ति बटा में इनपुट की शक्ति। ठीक है ना? तो आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। ठीक है, निवेशी शक्ति बटा में निर्गत शक्ति, समझ रहे हैं ना? ये निर्गत हो गया, सॉरी, निर्गत शक्ति बटा में निवेशी। ये निर्गत हो गया और ये निवेशी। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? ईटा इक्वल टू इतना हो गया। तो पावर आउटपुट क्या होता है? वी सेकेंडरी में आउटपुट हो रहा है ना, वी आई, तो वी एस आई एस अपान वी पी आई पी। ठीक,
ये हो गया ईटा। और ईटा का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। 1 के बराबर हो जाएगा ना तो बता दे रहे कि भूचाल आ जाएगा दुनिया में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर नहीं होता। समझ आ रहा है? बताए थे ना 100 वाट देंगे तो 90 वाट निकालेगा, 100 वाट दिए तो 100 वाट इस बार आउटपुट नहीं हो सकता कभी भी। समझ में आ रही बात ना? कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है। ठीक, तो ईटा का मान सदैव क्या रहता है, इज लेस देन 1 होता है। ईटा का मान क्या होता है, इज लेस देन 1 होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, ईटा क्या है, दक्षता है, ट्रांसफार्मर की शक्ति, पावर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसके बाद अभी बार बार हम नाम ले रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में जो शक्ति है वो क्षय हो जा रही है, क्षय हो जा रही है। तो ये जो ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय है ये किस रूपों में कैसे कैसे होती है? ठीक है भाई, तो हेडिंग है आपका, ये भी आता है पेपर में 1 नंबर में, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। ये उधर नहीं दिख रहा है। हाँ, समझ रहा है दिख रहा है। अच्छा, चमक आ रही है। बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। ठीक है, ये किन किन रूपों में होता है? देखिए, फ्लक्स हानि होती है। जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उतना ठीक ठीक फ्लक्स द्वितीय कॉइल से गुजरता नहीं है। तो पहला कौन सा हो गया, फ्लक्स हानि। ठीक है, फ्लक्स हानि हो गया। इसका मतलब है पहले कॉइल में जितना फ्लक्स है उतना दूसरे कॉइल में फ्लक्स नहीं जाएगा, तो फ्लक्स में हानि हो गई। तो इसका मतलब जितनी सीधी सी बात अगर देखा जाए, या फाइव और फाइव टू से भी बोल सकते हो कि 5P, ठीक है, या डेल्टा 5P डज नॉट इक्वल टू या इज ग्रेटर देन डेल्टा 5 यस। मतलब प्राइमरी में जो परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स में वो हमेशा ज्यादा रहेगा द्वितीयक से, द्वितीयक में परिवर्तन कम होगा। तो सीधी सी बात है, विद्युत वाहक बल भी कम जनरेट होगा। फ्लक्स परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है ना, फैराडे के लॉ से। ठीक है, चलिए पहला हो गया। दूसरा जो है भंवर धारा, ठीक है, के कारण, ठीक है, उष्मा हानि। बात समझ में आ रही है बात? इसमें भंवर धारा, कौन धारा, भंवर धारा, ईडी करेंट, भंवर धारा के कारण उष्मा हानि। ठीक है, क्रोडो में, लौह क्रोडो में लिख लीजिए, लौह क्रोडो में क्या होती है, उष्मा हानि। ठीक है भाई, उष्मा में हानि होती है। क्यों होता है देखिएगा। अच्छा, इसे बचाव क्या है, इसका अगर बचाव देखा जाए, भंवर धारा कारण अगर उष्मा में हानि हो रही है, इसका बचाव करना है तो कैसे बचाव करेंगे? क्रोडो को पटलित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? पटलित, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बनाइए क्रोड को। ट्रांसफार्मर आप लोग देखे हैं, ट्रांसफार्मर में जब भी देखेंगे ना, क्रोड जो लगे रहते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। देखे हो ना कि नहीं देखे हो? ई टाइप में लगा रहता है ना, ऐसे करके जाता है। तो ये पतला 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 खूब लगा दिया जाता है। ट्रांसफार्मर दिखाएंगे, अब बगल से भी पत्ती लगाई जाती है छोटी छोटी। ठीक है, पटलित होती है। पटलित मतलब पतली पतली पटरी की तरह हो जाए। समझ में आ रहा है? मतलब प्लेन रहे, ठीक है, समतल रहे, उसी को पटलित कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से बना दिया जाता है, पतला पतला बना दिया जाएगा पत्ती की तरह, कि भाई भंवर धारा बने तो इसमें बने। ठीक है, तो एक पतले से अगर एक पटल में भंवर धारा बन रही है, एक पत्ती में भंवर धारा बन रही है, बहुत कमजोर होगी। तो वैसे ही दूसरे में भी कमजोर होगी, तीसरे में भी कमजोर होगी, तो भंवर धारा कमजोर होगी अगर बनेगी भी तो। और पूरा एक खुले लोगे ना, पूरा का पूरा बड़ा सा एक टुकड़ा लोहे का, तो सब में एक साथ जब भंवर धारा बनेगी तो इतना ज्यादा उष्मा की हानि होने लगती है, इतना ज्यादा गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो वो जो उष्मा उत्पन्न हो रही है कहां से उत्पन्न हो रही है भाई? इलेक्ट्रिक करंट से ना, जो आप लगा रहे हैं वैद्युत धारा ही उसमें ऊर्जा में बदल रही है ना। किसके कारण? भंवर धारा के कारण। तो भंवर धारा का ये उष्मा में हानि होती है, तो इससे बचाव क्या है? लौह क्रोडो को पटलित कर दिया जाता है। ठीक है ना, लौह क्रोडो को क्या कर दो? पटलित कर दो।
करते हैं। ठीक है भाई। फिर इसके बाद जो है भौर धारा हो गया शैथिल्य हानि। लौह करोड़ों में कुछ इस तरीके की। अच्छा एक बात और है, हाँ शैथिल्य हानि ही देखिए। ये नहीं दिख रहा है, हाँ वहाँ पर भी दिख रहा है। चमक रहा है। पाई जितना खर्चे उतना दिख ही नहीं रहा है। इतना एकदम दिख ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। 2 ठो हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरा शैथिल्य हानि, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस। तो शैथिल्य हानि क्या होती है भाई? शैथिल्यता जो है गुण होता है ना, चुंबकित होना, अभिचुंबकित होना। होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक साइकिल में अपना चक्र बदलती है, प्लस माइनस चेंज होती रहती है ना। ठीक है, 1 सेकंड में 50 बार प्लस 50 बार माइनस होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो 50 प्लस माइनस होती है। तो एक बार इस दिशा में चुंबकित होगा, एक बार इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में चुंबकित विचुंबकित होता है। समझ में आ रहा है? कौन? ये जो लोहे का क्रोड है, ये जो है, समझ में आया ना। तो एक बार इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे, समझ में आया, चुंबक बनाएंगे जिसकी दिशा इधर होगी। एक बार इधर घूम जाएगा तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो मतलब इसकी चुंबकन की जो प्रकृति है, चुंबकन और विचुंबकन की, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए, तभी जाकर के ये क्रोड इस्तेमाल हो सकता है। नहीं तो हो क्या पता चला बहुत हार्ड लोहे का है ना, आप क्रोड बना दिए, नर्व लोहे का इसी कारण बनाया जाता है। बहुत हार्ड लोहे का बना दोगे तो एक डायरेक्शन में अगर चुंबकन हो गया तो फिर तो विचुंबकन नहीं होगा, दूसरे डायरेक्शन में चुंबकित नहीं होंगे। वो बात समझ में आ रहा है? तो तब तक क्या होगा, ट्रांसफार्मर फूक जाएगा तुरंत। इतना ज्यादा उसमें भौर धारा बन जाएगी, ठीक है, हानि होने लगेगी कि चुंबकन विचुंबकन। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर भी काम नहीं करेगा हमारा। समझ में आ रहा है ना कि जब चुंबकन विचुंबकन नहीं होगा तो उस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, सॉरी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो जो ईएमएफ है वो जनरेट नहीं होगा। जब ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो क्या ट्रांसफार्मर, क्या मतलब है ना? बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए शैथिल्य हानि में क्या होता है कि ऐसे धातु का ये बनाया जाता है, नर्म लोहे के धातु का बनाया जाता है कि चुंबकन और विचुंबकन की प्रक्रिया बहुत आसानी से हो सके। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो शैथिल्य हानि में क्या होना चाहिए कि इसे क्रोड को नर्म लोहे, ठीक है, तथा मिश्र धातु से इस प्रकार बनाते हैं कि चुंबकन और विचुंबकन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। ठीक है ना? चुंबकन तथा विचुंबकन की प्रक्रिया क्या हो, आसानी से हो सके। ठीक है। चुंबकित विचुंबकित करने में भी कुछ ऊर्जा खर्च होती है ना। तो जो ऊर्जा खर्च होती है, विद्युत ऊर्जा, वो उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। इसी को शैथिल्य हानि कहते हैं। समझ में आ रहा है? चुंबकित और विचुंबकित करने में भी कुछ ऊर्जा खर्च होगी, जो किस रूप में उत्पन्न होती है, उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, जिसे कौन हानि कहते हैं? शैथिल्य हानि कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। समझ रहा है? ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, बाद में कभी पढ़ेंगे आप लोग। समझा? शैथिल्य हानि कहते किसे हैं? इससे बचाव तो ये हो गया, शैथिल्य हानि से बचाव बोल दिया, लेकिन शैथिल्य हानि के बारे में नहीं। तो शैथिल्य हानि में क्या लिखेंगे आप लोग? चुंबकन और विचुंबकन में कुछ ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, जो उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, उसी को शैथिल्य हानि कहते हैं। लिख लेंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। चलिए, चुंबकन तथा विचुंबकन में, ठीक है, कुछ ऊर्जा क्या होती है? खर्च होती है। चलिए ईटा आराम को थोड़ा छोटा सा बना देते हैं। होती है, जो उष्मा के रूप में क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? शैथिल्य हानि कहते हैं। ठीक है भाई।
बताइए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। इसके बाद फ्लक्स हानि बताई दी। अच्छा, एक और हानि है तांबे के तार में हानि। ठीक है भाई, 3 पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट भी देख लीजिए। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है? तांबे के तार में उष्मा हानि। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तांबे के तार में या दुनिया के किसी भी तार में आप अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध होता है उसका। समझ में आ रहा है? प्रतिरोध है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगी। वो जो उष्मा उत्पन्न हो रही है, बताइए वो किससे आ रही है? जो आप विद्युत ऊर्जा लगा रहे हैं, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, उसी से हो रही है ना। तो हम लोग बोलेंगे तांबे की कुंडली तांबे के तार की बनी होती है, जिसमें प्रतिरोध के कारण वो क्या होती है, गर्म होती है, उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस तरह से लगाई गई जो निवेशी विद्युत धारा है वो उसकी हानि किस रूप में हो रही है? उष्मा के रूप में हो जा रही है। बात समझा? ये दोनों में होती है, प्राथमिक कुंडली में भी होगी, द्वितीय कुंडली में भी होगी। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? ठीक, इतना कर लीजिए, बस ट्रांसफार्मर खत्म।